हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस फर्स्ट चैप्टर का नेम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। हम ग्राफ्स इकोनॉमिक्स में क्यों बनाते हैं वो समझेंगे, ग्राफ्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं और ग्राफ कैसे किसी भी डेटा को समझने के लिए हमें हेल्प करते हैं। मीन्स हमें कोई भी डेटा इजीली आसानी से समझ में आ जाता है। अगर किसी को समझो पढ़ना लिखना नहीं भी आता या उसे नहीं समझ में आता, तो ये देखिए, ये ग्राफ से उसे क्या समझ में आएगा कि ये सेल्स का ग्राफ है और ये टाइम दिया हुआ है नीचे। ये जैन एंड फैब की सेल है, मार्च एंड अप्रैल का सेल है, मई एंड जून का सेल है। अब उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये ग्राफ की जो हाइट दी हुई है, बार दिए हुए हैं, उस बार की हाइट से ये पता चल रहा है कि किस मंथ में सेल ज़्यादा हुई है। तो ग्राफ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में। किसी भी डेटा को इजीली हम ग्राफ से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ दिया हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं और रीड करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई पिक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स क्यों ड्रॉ किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स एंड एनालाइजेस वेरियस इकोनॉमिक इवेंट अकरिंग इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जो भी इवेंट हो रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है। Lay persons means normal persons do not get interested in discussion and analysis of event done by experts। जो भी experts हैं वो जो एनालाइज करते हैं, जो ले पर्सन होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, जिसे उस फील्ड का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसे समझने में। अब सपोज करो मैं आपको एक पेज का पूरा रिटर्न डिटेल दे दूं कि इस कंपनी का, किसी भी ABC कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, और उस रिटर्न पेज के बदले अगर मैं आपको एक ये ग्राफ दे दूं उस कंपनी का, तो देखिए इस ग्राफ में से ही आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मंथ है जहां पर सबसे कम सेल हुआ है, तो वो है नवंबर दिसंबर। कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो वो है मई जून। तो देखिए ग्राफ से कैसे विद इन अ सेकेंड सब इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। बट अगर यही मैं आपको एक पेज में रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूँ तो आपको टाइम लगेगा रीड करने में। सो ग्राफ से क्या होता है, कोई भी पिक्चर जल्दी समझ में आ जाती है। बट देयर अटेंशन इज ड्रॉन व्हेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड मैटर्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस आर presented by way of pictures, and this way certain information which must be conveyed to people reach them। अब हम क्या करते हैं, जो important एस्पेक्ट हैं उनका पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर उन्हें दे देते हैं। Generally two types of pictures are used to depict such information and these are called diagrams and graphs। यहाँ पर 2 टाइप्स के पिक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। एक पिक्चर है डायग्राम और दूसरा पिक्चर है ग्राफ्स का। सो डायग्राम एंड ग्राफ से हम ड्रॉ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। हम डिटेल में समझेंगे आगे डायग्राम क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आप जब भी ये मेरा लेक्चर देखेंगे आप नोट्स अपने पास रखेंगे। जो भी लाइंस में आपको अंडरलाइन करूँ या हाईलाइट करता जाऊँ, आप हाईलाइटर यूज़ करेंगे या पेंसिल यूज़ करेंगे और उसे अंडरलाइन करते जाएंगे या हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय डायग्राम्स एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन। डायग्राम इज a representation of observable data by way of picture। डायग्राम में हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम। स्केल्स मेजरमेंट हमेशा यूज किए जाएंगे, दो कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। डायग्राम में आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्राफ्स में स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है।
डायग्राम में पिक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यह आप 11th में बहुत अच्छे से करके आए हो। आपके पास जो डेटा होता है वो 3 टाइप का डेटा होता है। एक रॉ डेटा जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जहाँ पर x के साथ एक वैल्यू होती है, और थर्ड डेटा होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर 3 टाइप के डेटा होते हैं। सो जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको मोस्टली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा। अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा एंड ले पर्सन डू नॉट एक्वायर डिटेल्ड नॉलेज। जब भी ले पर्सन लिखा हुआ हो मीन्स आपको समझना है नॉर्मल पर्सन या कोई ऐसा पर्सन कि जिसे जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ले पर्सन मीन नॉर्मल पर्सन। Lay person do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand diagrams. A diagram is used by advertising company. हाँ देखिए diagram कौन use करता है? Advertising company to draw attention by the government to provide information and by social organization to spread awareness. कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज गवर्नमेंट का अटेंशन लेने के लिए, या फिर देखिए क्या दिया हुआ, टू ड्रॉ अटेंशन बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ध्यान जाए इसलिए एडवर्टाइजिंग कंपनी डायग्राम्स यूज करती हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what is meant by graphs and for what purpose it is drawn? A graph is also a representation of observable data by way of a picture. ग्राफ भी क्या है? ये a graph is also a representation of observable data. observable data को represent करने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। But a graph is drawn for statistical information which is not self-explanatory. जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वो एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए होगा और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। ग्राफ कभी भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होगा। अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विच विथ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ जो बनाया जाता है वो ऐसे डेटा के लिए बनाया जाता है। अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विथ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अगर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए ग्राफ बनाया जा सकता है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच डेटा यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल इज मेड। इस डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का हेल्प लेते हैं। अ ग्राफ इज ऑल्सो ड्रॉन फॉर अदर टाइप्स और कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स अनक्लियर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है, अनक्लियर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, तो वो शो करने के लिए भी हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड अ ग्राफ। जब भी ग्राफ बनाना होता है या उसे समझना होता है तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो हम ग्राफ बना नहीं पाएंगे। सो ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स या स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना एसेंशियल है। अ ग्राफ कैन बी एक्सटेंड ओवर वन और मोर ऑफ द 4 quadrants obtained by the intersection of x and y axis on a plane, and it cannot be drawn without taking appropriate measurements. जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम x and y एक्सिस का यूज़ करते हैं। और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। 4 क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। और ये एक दूसरी लाइन बनाई। तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
बराबर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। लेकिन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक ये है जहाँ पर मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरा ये एरिया है, यहाँ पर वाई तो पॉजिटिव होगा बट एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। फिर ये थर्ड एरिया है, यहाँ पर y और x दोनों नेगेटिव होते हैं। और ये फोर्थ एरिया है, यहाँ पर x तो पॉजिटिव होगा बट जो y होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट। 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है ये ग्राफ उन्हें। ठीक है, समझ में आया आपको? ग्राफ्स आर यूज्ड मोर बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट। रिसर्चर्स इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई साइंटिस्ट हो, कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हो, तो रिसर्च करने के लिए ग्राफ्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्राफ्स आर नॉट यूज्ड फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक और ले पर्सन। ग्राफ्स इसलिए नहीं बनाए जाते कि जनरल पब्लिक या ले पर्सन को कन्वे किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके। ग्राफ सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उसे समझ पाएँ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3, हम ग्राफ्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स। अब हम इम्पोर्टेंस समझेंगे कि ग्राफ्स के इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में। कुछ पॉइंट्स जो ऊपर हैं वही रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, सो उन्हें मैं डायरेक्ट ले लूँगा। Following are the importance of diagrams and graphs in economics. First, the study of the subject of economics, which looks to be difficult and complicated, is made easier by way of diagram and less confusing by way of graph. जो भी हमें इकोनॉमिक्स में, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक विच लुक्स टू बी डिफ़िकल्ट, जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसे हम इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम्स का और ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कई बार ट्रेंड हमें बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन। अब इंडिया की पॉपुलेशन का ग्राफ देखोगे आप तो हमेशा आपको ऐसे अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। सो ट्रेंड हमें पता चलता है ग्राफ्स में से, और वो भी थ्रू अ सिंगल डायग्राम। सिंगल डायग्राम से हमें पता चल जाता है। चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर of the economics can also be easily understand. इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें ग्राफ से इजीली पता चल जाते हैं। A comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between graphs or classes, regions, sector as well as time period. हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। किससे? ग्राफ से। वो कौन सा कंपैरिजन होगा? अलग अलग ग्रुप में, रीजन में, सेक्टर में। सपोज कीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अहमदाबाद में लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन्स कितने हैं एंड मुंबई में इलिटरेट एंड लिटरेट पर्सन्स कितने हैं। तो इससे क्या होगा, मैं अहमदाबाद और मुंबई को रीजन वाइज कंपेयर कर रहा हूँ किस लेवल पर कि उनका लिटरेसी लेवल क्या है। तो ऐसे हम अलग अलग ग्रुप्स को, क्लास को, रीजन को, सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है एंड अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो वो हमें ग्राफ से इजीली पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, व्हेन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर फाउंड apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and effort of presenter in explaining and of the reader in understanding these aspects is saved. जब भी ग्राफ से कुछ भी रिप्रेजेंट किया जाता है
तो जो प्रेजेंटर होता है, जो ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है, और जो रीडर होता है, जो उसे समझ रहा है, दोनों का टाइम सेव होता है, क्योंकि ग्राफ से इजीली समझ में आ जाता है। आप किसी पॉइंट को रिटन फॉर्मेट में या उसका स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपने लिखा और आपने 10 पेजेस लिख दिया, अब ये एक स्टोरी हो गई। आपको 10 पेजेस रीड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इंडिया और अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट पता चलेगा। लेकिन उसके बदले मैंने आपको एक पेज पर 2 ग्राफ दे दिए और उन ग्राफ्स पर मैंने ड्रॉ कर दिया कि इंडिया और अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। सो प्रेजेंटर का भी टाइम बचेगा एंड रीडर का भी टाइम बचेगा। Certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagrams and graphs. कुछ प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के जो इजीली ग्राफ से समझ में आ जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा आर मेड इजियर बाय वे ऑफ पिक्चर। ये आप लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में कर आए हो, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब वो आप इजीली समझ पाओगे ग्राफ से कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई पर क्या इफेक्ट हो रहा है, प्राइस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन irregular fluctuations in agriculture or the regular fluctuations in some industries are calculated। यहाँ पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हम क्या देख सकते हैं कि irregular fluctuations in agriculture, देखिए एग्रीकल्चर में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है और वो डिपेंडेंट है मॉनसून पर, तो ये एक इरेगुलर फ्लक्चुएशन है। और द रेगुलर फ्लक्चुएशंस इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज में रेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं। रेगुलर कैसे होते हैं, जैसे सीजन्स हैं, तो हर साल वो सीज़न आता ही है, तो वहाँ पर रेगुलर फ्लक्चुएशन होगा। विंटर में वुलन क्लॉथ का या स्वेटर्स एंड जैकेट्स का सेल इंक्रीज हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में होता है, हर साल होता है, एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर विंटर आता है। लेकिन एग्रीकल्चर में मॉनसून पर डिपेंडेंट है, तो वो इरेगुलर फ्लक्चुएशन है। तो एग्रीकल्चर का फ्लक्चुएशन इरेगुलर है, लेकिन किसी भी कंपनी का जो वुलन आइटम सेल करते हैं उनका जो फ्लक्चुएशन है वो रेगुलर है। आर कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ टाइम सीरीज, ये हम टाइम सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज देख कर आए हो और वहाँ पर ये फ्लक्चुएशंस आपने देखे थे, टाइम सीरीज, एंड देयर ट्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ्स। ठीक है, तो इसे हम इजीली समझ सकते हैं टाइम सीरीज से, और टाइम सीरीज में हम ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में हम ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो किसी भी पॉइंट को समझने के लिए अगर हम उसका ट्रेंड समझ गए तो हमें वो इजीली पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। सो ग्राफ्स बहुत इजीली समझाए जा सकते हैं, समझ में आ सकते हैं। समझाने वाले का टाइम सेव होता है, समझने वाले का टाइम सेव होता है। समझाने वाला दैट मीन्स प्रेजेंटर, समझने वाला दैट मीन्स रीडर, दोनों का टाइम सेव होता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाया, जिसमें हमने ग्राफ्स के इम्पोर्टेंस देखे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो यहाँ पर मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको आगे के लेक्चर्स भी चाहिए, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल दी हुई है। आपको हर एक चैप्टर के दो लेक्चर आपको YouTube पर मिल जाएंगे, और बाकी के लेक्चर्स देखने के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। सो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट करूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।